नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज जुलाई माह का दरअसल अंतिम दिन है और अब आपके पास समय जो है बहुत ही कम बचा है। तो आप लोग जो है, अब आप सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई को बहुत ही शिद्दत के साथ शुरू कर दीजिए। आपके पास पीसीएस के लिए महज और महज कितने महीने बचे हैं? आपके पास सिर्फ अगस्त बचा है, सितंबर बचा है और कुछ दिन आपके पास जो है 20-22 दिन क्या बचेगा, 23 दिन आपके पास अक्टूबर का बचेगा। ठीक है, अक्टूबर को आप काउंट ना ही करिए, वो समय निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास मेरे अकॉर्डिंग आपके पास पीसीएस के लिए 2 महीने बचे हैं, बाकी आरओ के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 3-4 महीने, 4 महीने आपके ये बचे हैं। ठीक है, दिसंबर को उस पर भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपके पास समय क्या है, बहुत कम बचा है। और अब आप लोग जो है प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। मैं हर दिन यही बात मैं दोहराता रहता हूं। आप लोग हो सकता है इरिटेट भी हो जाते हो कि सर क्या ही डेली मुझे बकाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप अपने इस फेज में, जब आपका समय जो है बहुत मूल्यवान हो गया है, जब आपका समय आपके पास बहुत कम बचा है, ऐसी स्थिति में कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हों। ठीक है, फोन कॉल, मैसेज, चैटिंग, ठीक है, इंस्टा, फेसबुक, इन सब से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा गपशप से डिस्टेंस बना लीजिए, मूवीज, वेब सीरीज से डिस्टेंस बना लीजिए और अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। 6-7-8 महीने की बात है, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, 6-7-8 महीने आपके जीवन, आपके यही 6-7 महीने आपके आने वाले 50-60 साल जो है यही आपके निर्धारित करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपनी पढ़ाई को प्लीज करते रहें। सुबह उठें, ठीक है, या रात में सोने से पहले अगले दिन का पूरा खाका तैयार कर लें, रेडी कर लें कि मुझे इस दिन यानी कि आज 31 तारीख को मुझे अब जो है इतना इतना कार्य करना है। सुबह उठे तो पूरे दिन का शेड्यूल बना लें अपना, है ना, कि ये चीज मुझे कार्य करना है, या सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल बना लें और अपना टारगेट फिक्स कर लें कि मुझे ये करना है। जब वो टारगेट पूरा हो जाए तभी बेड पर आप सोने जाएं, उसके पहले बेड पर सोना ना जाएं। ये प्रण ले लें, ये ध्येय जो है आपके भीतर होना चाहिए कि नहीं, आज का टारगेट मुझे अचीव करना है, मतलब करना है। जब तक इस टारगेट को अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं बेड पर सोने नहीं जाऊंगा। इस भावना के साथ आप तैयारी करिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। खैर, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पहले क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी इस महीने तक ये जो हमारा व्यूज है वीडियोस का, ये कम से कम 2,500 से 3,000 डेली हो जाए, ये टारगेट है। और इसमें आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ठीक है। खैर, अब आते हैं हम लोग जो है आज के सेशन पर, और इसके पहले हम लोग फटाफट जो है क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में आप लोग तुरंत सोचिए कि दरअसल प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि हाल ही में वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो आपको हमने कल बताया था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दरअसल इस जो है शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक अदालत का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ठीक है, यह भी हमने आपको बताया था 29 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त। और हमने आपको कल टास्क दिया था कि आप लोग लोक अदालत के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि लोक अदालतों से प्रश्न आपके न सिर्फ प्री परीक्षा में आता है बल्कि मुख्य परीक्षा में भी लोक अदालतों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये हमने आपको बताया था। जो लोग वीडियो पर आज नए हो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं पढ़ाते समय नए नए टास्क देता रहता हूं, तो आप लोग एक टास्क की एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर जो मैं कहा करूं तो आपको ये रेडी करना है, वहां पर उन टॉपिक्स को आप लोग रेडी कर लिया करो। साथ ही साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्कशन बॉक्स में कमेंट के जो है आप लोग देखिएगा, वहां पर लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां पर आप लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन करिएगा डिकोड एग्जाम के। वहां पर डेली आपको 9 PM पे अर्थात रात 9 बजे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाया करेगी, ठीक है। चलो, इसके अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो हमने बताया था कि वर्ष 2006 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना हुई थी। इसके अलावा विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 जुलाई अर्थात 22 जुलाई को। इसके अलावा हाल ही में किसके द्वारा मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया गया है? तो जयंत चौधरी जी के द्वारा। इसके अलावा हाल ही में यूनेस्को ने नई दिल्ली के भारत मंडप में 46वें विश्व विरासत समिति सत्र में विश्व विरासत सूची में कुल कितने नए स्थलों को सम्मिलित किया है, यानी कि शामिल किया है? तो 7 स्थलों को शामिल किया है। और इसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में समझाया भी था, बताया भी था कि कौन कौन से वो स्थल 7 हैं।
इसके अलावा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यह भी हमने आपको बताया था 28 जुलाई को दरअसल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा लास्ट डे का क्या रिवीजन, अर्थात 30 जुलाई का रिवीजन। अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर। उसके पहले कल जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था, सभी लोगों को मेरी तरफ से क्या है शुभकामनाएं हैं। तो प्रश्न क्या था कि वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक कौन है, कौन से इंडिकेटर हैं, किसके एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है, वो बेसिकली आपके लाइकेंस होते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब मैं एमएससी में था और मेरा फाइनल प्रोजेक्ट हो रहा था, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट जब मेरा हो रहा था तो उस समय जेएनयू के प्रोफेसर आए हुए थे, एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर थे, क्योंकि एमएससी मेरी एनवायरमेंटल साइंस में हुई है। और उस समय जो प्रोफेसर आए थे प्रोफेसर डिमरी, ठीक है, जेएनयू के, अगर आप में से किसी ने जेएनयू में पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा, प्रोफेसर डिमरी आए थे और मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। ठीक है, मेरा जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क था वो एयर क्या कहते हैं वाटर पे था, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर में कंपैरिजन करना था कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो उस टाइम मेरा प्रोजेक्ट नंबर 1 पे था यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ में जो प्रेजेंटेशन मेरी हो रही थी तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, क्योंकि वाटर पे था तो मेरा प्रोजेक्ट, लेकिन क्वेश्चन सेम एज इट इज यही पूछा गया था मुझसे। मैंने सही उत्तर भी बताया था, मुझे याद है उस समय। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि मैंने बताया था, बल्कि इसलिए कि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यानी कि वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में दरअसल क्या होता है, लाइकेन होता है। वर्ष 2015 में मेरी एमएससी फाइनल हुई है और तभी से मुझे प्रश्न जो है क्या कहते हैं रट गया था। हालांकि ईवीएस के सारे टॉपिक्स आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप शिद्दत के साथ कोई पढ़ाई करते हो, अभी आप जो पढ़ोगे आप आगे तक हमेशा आपको चीजें याद होंगी। कल को जब आपकी शादी होगी, आपकी फैमिली होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो उनको भी आप पढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कब पढ़ा पाओगे, जब आप आज मेहनत करोगे, ईमानदारी के साथ करोगे। नहीं तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पढ़ाई ऐसे करो कि न सिर्फ वो आज आपके काम आए, बल्कि आज के साथ साथ आपके एग्जामिनेशन हॉल के साथ साथ में आपके आने वाले समय में भी वो पढ़ाई आपके काम आए। और यही दरअसल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए पढ़ाई करें। ध्यान रखिएगा, आप में नैतिकता है, आप में मूल्य आए, और नैतिकता और मूल्य जब आता है तो समाज बेहतर बनता है, और बेहतर समाज बनता है तो निश्चित तौर पर देश प्रगति करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए। और हमारा तो ध्येय वाक्य ही क्या है भारत का कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, और लाइनें क्या बोली जाती हैं कि हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, और भूखा ना कोई सोवे सृष्टि में प्राणधारी, भूखा ना कोई सोवे सृष्टि में प्राणधारी। ये संकल्पना साकारित होगी कब, जब आप सही रूप में शिक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे, तब आप एक अच्छे लोक सेवक बनेंगे, आप एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, और आप एक अच्छे भाई पिता और एक अच्छे देश के नागरिक बनेंगे। ठीक है, तो शिक्षा को जो है सही ढंग से लीजिए, ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, पहला प्रश्न हमारे सामने कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को कस्टमाइज गोल्ड कॉइन देकर के क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपको बताना है, और ये फेमस क्वेश्चन है। बताइए, आप लोग मूवीज बहुत देखते होंगे, एक्टर्स के आप लोग जो है क्या कहते हैं बहुत पसंद भी करते होंगे। बताइए फटाफट कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शाहरुख खान को दरअसल इस पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। तो हाल ही में शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेविन वैक्स म्यूजियम ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ने उनके नाम और छवि वाला एक क्या है, कस्टमाइज गोल्ड कॉइन, जैसा कि आप लोग यहां पर क्या कर रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ठीक है, गोल्ड कॉइन देकर के क्या किया, सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यह कस्टमाइज गोल्ड कॉइन फिल्म उद्योग में उनकी उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है कि इन्होंने जो कुछ जो है कार्य किया है फिल्म इंडस्ट्री में, उनके उन सभी चीजों को प्रतिनिधित्व करता है। कौन, ये गोल्ड कॉइन जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह म्यूजियम पेरिस के ग्रैंड बुलेवार्ड्स में स्थित एक वैक्स म्यूजियम है, ध्यान रखिएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि दरअसल शाहरुख खान यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। तो अपने आप में भारत के लिए क्या है, ये उपलब्धि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक 2024 के अंतर्गत शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर सही बताएंगे।
आपके सामने ऑप्शन है मनु सिंह या मनु भाकर या रमिता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ लीजिए आउट है एक तरीके से आपके एग्जाम में, निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ये प्रश्न कुछ इसी प्रकार का है। मैं लगभग गारंटी के साथ कहता हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 99.9% की गारंटी लेता हूं। बाई फॉल्ट ना आए तो एक अलग बात है, लेकिन ये प्रश्न आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है, इसको भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक 2024 के अंतर्गत शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? मनु भाकर बन गई हैं। और उन्होंने, देखो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना, ठीक है, तो उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। अब इस प्रश्न को किसी भी रूप में पूछ सकता है कि पदक कौन से मिला था, ठीक है, किस खेल में उन्होंने जो है क्या कहते हैं जीता, या पैमाना क्या था उसका, कुछ भी प्रकार से पूछ के बना लेगा आपसे प्रश्न, ठीक है। तो यानी कि ये प्रश्न आपको सही ढंग से रेडी कर लेना है। चलो आगे, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या 31 जुलाई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, अर्थात 29 जुलाई को दरअसल विश्व बाघ दिवस क्या होता है, मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, और विश्व बाघ दिवस के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए क्या हो रहा था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, शायद आप लोगों को याद होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो 1973 अर्थात 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और आपको यह भी बात बता दूं कि वैश्विक स्तर पर जितने बाघ हैं उनमें से संख्या जो सबसे ज्यादा है वो भारत देश में है। और भारत में कहां पर ज्यादा है, भारत में एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में ज्यादा है। यह भी आपको पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थीम है कि बाघों के संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन और उनके समक्ष उपस्थित तात्कालिक खतरों जैसे कि अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और भारत ने सबसे ज्यादा जो इसको में कर लीजिएगा, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यह पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर हमने आपको बताया कि 1973 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विश्व के 80% यानी कि 80% बाघ जो है कहां पर मौजूद हैं, आपके भारत देश में मौजूद हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि बाघों की मृत्यु भी बहुत तेजी के साथ हो रही है, जिसमें अवैध शिकार से लेकर के कई सारे महत्वपूर्ण कारक जो है विद्यमान हैं। इसके अलावा बाघ IUCN के रेड लिस्ट के लुप्त प्राय श्रेणी में क्या है, आते हैं। ये पॉइंट भी आपको बेसिकली याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और IUCN के बारे में तो आप लोग को पता होगा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसको बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, और कहीं कहीं पर बोलते हैं नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के चीज जो है जीव जंतुओं को इसमें रखा जाता है कि कौन से इंडेंजर्ड है, कौन से डेंजर्ड है, कौन से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। IUCN के बारे में कई बार टिप्पणी लिखने की पूछता है, क्या टिप्पणी। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। यानी कि टास्क पहला आपका क्या है, टास्क फर्स्ट, खासकर यूपी पीसीएस वाले ध्यान देना, IUCN को रेडी कर लेना टिप्पणी के फॉर्म में, क्या IUCN शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेना इसके लिए, ठीक है। चलो टास्क वाली कॉपी तो बना ही ली होगी, नहीं बनाई होगी तो फिर से ले लेना आज, ठीक है, जो भी वीडियो पे नए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मेट्रो रेल निगम को ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी मेट्रो आपकी दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की धड़कन कहा जाता है। अगर आप में से कोई भी दिल्ली में रहा होगा तो समझ लीजिए कि लाइफ लाइन है दिल्ली की। अगर दिल्ली में मेट्रो अगर रुक जाए तो समझ लीजिए सांसें थम गई सबकी। बहुत ट्रैफिक को कंट्रोल करता है दिल्ली, समझ लीजिए, ठीक है। तो अवार्ड दिया गया, किस लिए अवार्ड दिया गया है ये इसको देखते हैं हम लोग। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल निगम को ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार DMRC को, ठीक है, दिल्ली शहर में जल संरक्षण और जल संसाधनों के उचित उपयोग में उसके अथक प्रयासों के लिए ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन GEF की तरफ से
ये सम्मान दिया गया है। अच्छा, दिल्ली मेट्रो की बात आ गई हमारे जहन में, वो ये कि अगर आप देखोगे दिल्ली मेट्रो नहीं, इनफैक्ट किसी भी मेट्रो में अगर आपने सफर किया होगा, लखनऊ मेट्रो में, कानपुर मेट्रो में, जहां भी मेट्रो होगी, ठीक है, खासकर मैं दिल्ली मेट्रो की बात करता हूं, दिल्ली में मेट्रो का जो है एकदम जाल बिछा हुआ है। पिंक लाइन, येलो लाइन, ठीक है, मैजेंटा लाइन, ये लाइन, वो लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, बहुत सारी लाइन है, ये ट्रैक है, सबके नाम है, ठीक है, पूरा मैप है। इतनी ज्यादा लाइनें हैं और इतना ट्रैफिक है मेट्रो में कि मैं आपसे, अगर आप कभी दिल्ली में आप रहे होंगे तो आपको पता होगा, मैं रह चुका हूं, मुझे पता है कि किस तरीके से वहां पे चीजें होती हैं। लेकिन इतनी ट्रैफिक है, उसके बाद भी एक भी कागज का टुकड़ा आपको मेट्रो स्टेशन पर नहीं देखने के लिए मिलेगा। हर व्यक्ति लाइन टू लाइन जाता है, एक व्यक्ति के बाद एक टिकट लेगा, उसके बाद अपना सफर करेगा। आखिर क्या कारण है? वहां पर वो वर्क कल्चर ऐसा बना दिया गया है वहां का, दिल्ली मेट्रो का, ठीक है, किसी मेट्रो का, खासकर दिल्ली मेट्रो का, कि वहां पर गंदगी का एक छोटा सा जो है आपको पार्टिकल नहीं दिखेगा। इतनी क्लीन है दिल्ली मेट्रो। मतलब दिल्ली मेट्रो में अगर आप कभी सफर किए होंगे, कभी अगर आप मुखर्जी नगर में रहे होंगे तो येलो लाइन आपने पकड़ी होगी, ठीक है, आगे जाने के लिए जो है स्टेशन जाने के लिए या कहीं पर, तो आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा क्लीननेस है वहां पर। और ये चीजें कब होती हैं कि वो प्रेशर हमारे ऊपर, अगर वहां पर अगर छूट दे दी जाए ना कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पान खा के पिक मार दोगे इधर से, या कुरकुरे खाया फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया। वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वहां पर हर चीजें मैनेज होती हैं, ठीक है, तो बेहतर ढंग से काम कर रहा है। यही चीजें हम आम जगहों पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने चीजों पर काम करना होगा कि यार नहीं, हमें यहां गंदगी नहीं करना है। स्वच्छ भारत अभियान सफल ऐसा ही नहीं होगा कि सरकार ने कह दिया कि बस स्वच्छ भारत अभियान, इसके लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसके लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने क्या कहा था कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो आप अपनी कमियों को सुधार लीजिए, निश्चित तौर पर चीजें साफ होंगी, सही होंगी, सुधरी होंगी। लेकिन कानून इसमें एक बहुत बड़ा योगदान देता है, जो कि दिल्ली मेट्रो में चीज देखी जा सकती है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप लोग गंदगी कहीं पर ऐसे ना फैलाया करें, खासकर अगर कहीं एज ए आप टूरिस्ट जाते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। आपको बता दूं कि अभी जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने कई स्टेट्स के गवर्नर को, राज्यपाल को क्या किया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि उनका जो है एक तरीके से नई नियुक्ति दी गई है उनको। तो आज आपका टास्क नंबर 2 है आज, ठीक है। वो क्या है कि आपको राज्यपाल के बारे में पढ़ लेना है कि राज्यपाल क्या होते हैं, राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं, ठीक है, और नियुक्ति कौन करता है, क्या इनकी योग्यताएं होती हैं, ये आपको पढ़ना है। राज्यपाल के बारे में मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है, इनकी शक्तियों के बारे में, और राज्यपाल से संबंधित प्रश्न प्री परीक्षा में भी आपके पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि झारखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो संतोष कुमार यादव, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, सीपी राधाकृष्णन या लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो संतोष कुमार यादव गंगवार, सॉरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि संतोष कुमार गंगवार को दरअसल झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि और किन किन स्टेट्स के राज्यपाल अर्थात गवर्नर को चेंज किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, याद रखना है आपको, ठीक। तो पहला पॉइंट तो वही हमने जो आपको बताया, संतोष कुमार यादव झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। और अब महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक। इसके अलावा त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल होंगे। राजस्थान से पूर्व राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर को कहां का, सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा असम से पूर्व लोकसभा सांसद रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व मंत्री CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो अभी थे, कौन, CP राधाकृष्णन, इनको कहां का, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया, इनको कहां का, पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल कौन, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी कौन, के कैलाश नाथन को दरअसल पुदुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये सारे के सारे बिंदु आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इन सभी को आप लोग जो है रेडी कर लीजिएगा। PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे शाम को तो आपको मिल ही जाएगा, बट फिर भी आप चाहें तो एक जगह पर नोट डाउन इसको कर सकते हैं, ठीक।
बाकी राज्यपाल के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, राज्यपाल की अर्हता क्या होती है, ठीक है, वेतन भत्ते कहां से मिलते हैं, क्या क्या इनके और अधिकार होते हैं, ठीक है। जो टास्क वाली कॉपी आपने बनाया होगा उसी में आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? यह भी प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है बेसिकली अभी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका ने दरअसल इस खिताब को जीत लिया है, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब श्रीलंका ने जीता है। इसका आयोजन 19 जुलाई से 28 जुलाई 2024 के मध्य में हुआ था। इसके अलावा यह क्या था, 9वां संस्करण था और भारत जो है सबसे ज्यादा बार जीता है, लगभग 7 बार शायद जीता है भारत, मतलब 9 बार हो चुका है, 9 में से 7 बार दरअसल भारत ने ही इस बार मतलब भारत ने ही जीता है इस कप को, लेकिन इस बार वो हार गया। और इसके पहले जो है 2023 में भी वो जीता था। पहला संस्करण 2004 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, जिसमें मेजबान देश कौन था, श्रीलंका था, और विजेता टीम कौन थी, भारत थी। यानी कि पहली बार जब हुआ था तो विजेता टीम भारत थी, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, श्रीलंका ने यह खिताब किसको हराकर जीता, भारत को हराकर जीता है। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया था और आयोजनकर्ता कौन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इसका मुख्यालय कहां है, कोलंबो श्रीलंका, यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर है, कोलंबो, यानी कि श्रीलंका में, ठीक, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस दरअसल मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 28 जुलाई, क्या 28 जुलाई को दरअसल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी ऑलरेडी पता होगी, यानी कि आप लोग बायो वाले सेक्शन में इसको पढ़ते होंगे, डिजीज वाले चैप्टर में, ओके। तो व्याख्या क्या है, पॉइंट वही कि 28 जुलाई को मनाया जाता है, और थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है, हेपेटाइटिस डे की इट्स टाइम फॉर एक्शन, ये क्या है, इस वर्ष की थीम है, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग के द्वारा हेपेटाइटिस बी वायरस की क्या की गई थी, खोज की गई थी। हो सकता है कि प्रश्न यहीं से पूछ ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न बार बार वही पूछे जाते हैं, तो कुछ नया जो है पूछ लिया जाता है, तो ये हो सकता है कि इसे पूछ ले कि हेपेटाइटिस बी की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग, ठीक। इसके अलावा हेपेटाइटिस क्या है, एक वायरल डिजीज है, यानी कि संक्रामक बीमारी है, जो मनुष्य के लिवर को क्या करती है, संक्रामित करती है, ठीक है, संक्रमित करती है, और जिसके कारण क्या होता है, लीवर में सूजन आ जाती है, और कई बार क्या होता है कि समस्या बहुत व्यापक हो जाती है, ठीक है, और लिवर सिरोसिस के साथ साथ में लिवर कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होती है और व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, ठीक है। तो इट्स ए वेरी हार्मफुल डिजीज, ओके। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है, तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से दरअसल माता प्रसाद पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माता प्रसाद पांडे को दरअसल नेता प्रतिपक्ष यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट वही एक्सप्लेनेशन में कि भाई साहब क्या है, नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है, माता प्रसाद पांडे जी को, पांडे जी हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। चलो ये हमारा था क्या आज का प्रश्न, और अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दरअसल आपको यह प्रश्न बताना है। मुझे उम्मीद है कि यह कमेंट की संख्या आज दोबारा से ज्यादा बढ़ेगी। प्रश्न क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आप रिप्लाई नहीं करते, मतलब कमेंट नहीं करते हैं, तो वही वाली बात, चुल्लू भर पानी वाली बात है ना, मैंने कई बार बोला है, ठीक है। माइंड मत करिएगा आप लोग, ठीक है, बोलता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कलम चलाएं, कुछ पेन चलाएं, है ना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा दमखम लगाना पड़ेगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, 24 मार्च, 22 मार्च, 16 सितंबर, बताना है कब मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें से सभी जो है अलग अलग दिवस भी हैं, अलग अलग, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज आपके लिए एस्से का एक टॉपिक भी है, मेरे पास कमेंट आए थे एस्से के लिए। तो भारत में जल प्रदूषण की समस्या, इस पर क्या करना है आपको, एस्से लिखना है भाई साहब। किसके लिए, आरओ के लिए भी लिख सकते हैं, यूपीपीसीएस के लिए भी लिख सकते हैं, यूपीएससी के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर अन्य किसी एग्जाम के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख करके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि भारत में जल प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी समस्या अपने आप में, ठीक है। इस पर आप लोग जो है लिखिएगा अच्छे तरीके से, कितने में, 600 शब्दों में और 700 शब्दों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है,
अब प्रश्न आपको उत्तर इसका लिखना है कि आर्द्र भूमियां क्या होती हैं। इसके लिए भी आप लोग कॉपी अलग से बना लीजिएगा। जो लोग वीडियो पर आज नए होंगे उनके लिए मैंने कहा था, मैं बता रहा हूं कि मैं बीच बीच में आपको पढ़ाते समय टास्क देता हूं। टास्क की एक कॉपी आप लोग अलग बना लीजिए, जहां पर जो मैं बोलूंगा कि ये रेडी करना है, ये रेडी करना है, वहां पर आप अपने नोट्स को बनाते चलिएगा। इसका फायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में भरपूर मिलेगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यानी कि आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, इसमें आपको डिटेल्स में लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 125 वर्ड्स में, 125 शब्दों में इसको आपको लिखना है। ठीक है, चलो, ये आपको प्री में फायदा करेगा, प्लस आपको ये मेंस में भी फायदा करेगा। ठीक, ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग कल एक नए सेशन के साथ। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाकी पीसीएस से संबंधित जानकारी आप लोग को मिल गई होगी, क्या कुछ उसमें कराया जा रहा है। कल डिटेल्स में आपको इसकी सूचना मिल ही गई होगी। ठीक है, बाकी हम लोग क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।